हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम लोग नेट जेआरएफ की नेक्स्ट सीरीज को लेकर आए हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लिबरलिज्म पे होगा, वो उदारवाद पे होगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे कि उदारवाद क्या है। ठीक है, उदारवाद के कितने टाइप्स हैं, तो इन सब टाइप्स को देखेंगे। जब आप इन टाइप्स को समझ जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने यहाँ पे उदारवाद को समझ लिया तो आगे चल के आपको हॉब्स के विचार को समझने में मदद मिलेगी, लॉक के विचार को, ठीक है, ग्रीन के विचारों को। तो इस तरीके से बहुत सारे थिंकर्स आपको आगे मिलेंगे, जहाँ पे नॉजिक, बर्लिन, फ्रीडमैन, ये सारे थिंकर्स आएंगे। तो आपको वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पे अच्छे से इन सब की विचारों को समझ लेंगे, उदारवाद को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है। तो उदारवाद को पढ़ने से पहले मैंने एक पाई चार्ट बना लिया है, एक ग्राफ बना लिया है, जिसमें हम देखेंगे कि किस किस तरीके से उदारवाद को पढ़ना है, हमें किन किन पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो पहले हम पढ़ेंगे परंपरागत उदारवाद या क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे मॉडर्न या पॉजिटिव लिबरलिज्म या आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद। ठीक है। तीसरे नंबर पे हम समकालीन या कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म को रखेंगे, जिसमें कंटेम्प्रेरी या समकालीन उदारवाद में हम लिबर्टेरियनिज्म को रखेंगे, स्वेच्छातंत्रवाद को रखेंगे, और इगैलिटेरियनिज्म को रखेंगे, समतावाद को रखेंगे, और कम्युनिटेरियनिज्म को रखेंगे। ठीक है, समुदायवाद को रखेंगे। तो इस तरीके से हम चीजों को आगे पढ़ेंगे। हालांकि ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, अलग अलग हैं, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे, बट नेट के हमारे सिलेबस में केवल उदारवाद दे रखा है। ठीक है, केवल उदारवाद है, तो हम उदारवाद को पढ़ेंगे। बट आपकी हेल्प के लिए आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं, इसीलिए हम अन्य टॉपिक्स को भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। ठीक है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म में होता क्या है, ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो, उसके कौन कौन से समर्थक हैं, कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने परंपरागत उदारवाद को आगे बढ़ाया, परंपरागत उदारवाद या फिर उदारवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसमें जॉन लॉक है, हर्बर्ट स्पेंसर है, जे.एस. मिल है, थॉमस पेन है, ठीक है, लॉर्ड एक्टन है, डी टॉकविले है। ये तो कुछ ऐसे थिंकर्स हो गए, बट कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, कुछ अर्थशास्त्रीय विचारक भी हैं, जैसे एडम स्मिथ हैं, डेविड रिकॉर्डो हैं, और माल्थस हैं। ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसे थिंकर्स हो गए जो परंपरागत उदारवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम समझेंगे कि परंपरागत उदारवाद होता क्या है। उससे पहले एक चीज मैं आपको और समझा दूं, जो शास्त्रीय उदारवाद है या जो परंपरागत उदारवाद है, ठीक है, इसी का नेक्स्ट स्टेज क्या है, स्वेच्छातंत्रवाद है। यानी कहने का मतलब है कि परंपरागत उदारवाद की सारी मान्यताओं को क्या किया है, स्वेच्छातंत्रवादियों ने एक्सेप्ट कर लिया है एज इट इज। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब हम परंपरागत उदारवाद पढ़ रहे हैं, पहला चीज, दूसरी तरफ इसका जस्ट अपोजिट आता है। अपोजिट कहने का मतलब है कि ये स्टेट के यानी राज्य के कार्य को कम करने की बात करता है, तो यहीं पे ये कुछ कल्याणकारी कार्यों को बढ़ाने की बात करेगा। ठीक है, इसी को सकारात्मक उदारवाद कहते हैं या आधुनिक उदारवाद। फिर हम तीसरी चीजों में पढ़ेंगे, समकालीन उदारवाद में क्या पढ़ेंगे, तो तीन चीजों को पढ़ेंगे। समकालीन में स्वेच्छातंत्रवाद को, इगैलिटेरियनिज्म को पढ़ेंगे, और समुदायवाद को पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा तो मुझे लगता है कि अब आपको चीजें यहाँ आगे से समझ में आएंगी। ठीक है। बस ये एक चीज आप ध्यान रखना कि जो परंपरागत उदारवाद है उसी का अगला चरण क्या है, स्वेच्छातंत्रवाद या लिबर्टेरियनिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है उसका। बस इतना आप समझ लेंगे, बाकी सारी चीजों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर उदारवाद की क्या क्या मान्यताएं होती हैं। ठीक है, उदारवाद के बारे में देखेंगे। ये सब उदारवाद के ही चरण है। परंपरागत उदारवाद आया, फिर सकारात्मक उदारवाद आया, फिर स्वेच्छातंत्रवाद आया। ठीक है, फिर समतावाद आया। फिर समतावाद में होता क्या है, बेसिकली हम जब हम समतावाद पढ़ेंगे तो वहां पे बता दूंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे नकारात्मक उदारवाद प्लस सकारात्मक उदारवाद दोनों का क्या पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। समुदायवाद जो है वो थोड़ी सी इनकी मान्यता अलग है परंपरागत उदारवादियों से और स्वेच्छातंत्रवादियों से, थोड़ी सी मान्यता इनकी अलग है। ठीक है। बाकी अब जब हम वहां पे समुदायवाद पढ़ेंगे तो हम फिर चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे। अब देखिए उदारवाद के क्या क्या दृष्टिकोण होते हैं या क्या क्या इनकी मान्यताएं हैं, क्या क्या अप्रोचेज हैं इसके। ठीक है।
उदारवाद का जब जब उदारवाद की बात आएगी तो आप नकारात्मक उदारवाद मान के चलें, ठीक है। जब जब उदारवाद की बात आएगी तब तब आप क्या मान के चलेंगे, नकारात्मक उदारवाद या फिर शास्त्रीय उदारवाद या फिर आप कह लें क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है। तो उदारवाद का मतलब जब जब ये शब्द उल्लेख होगा, जब जब इस वर्ड्स की मीनिंग आएगी तब तब आप ये सारी चीजों को समझते हुए चलना कि हम नेगेटिव लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, हम नकारात्मक उदारवाद की बात कर रहे हैं। अब देखिए उदारवाद का जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, समाज को लेकर कैसा है, बाजार को लेकर क्या बोलता है और राजनीति को लेकर के क्या क्या बोलता है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई ना तो मुझे नहीं अब फिर आगे आपको फिर उतनी मेहनत नहीं पड़ेगी जितना आप पहले से अपने मन में धारणाएं बना के बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए उदारवाद समाज को लेकर क्या बोलता है कि सामाजिक दृष्टिकोण इसका कैसा होना चाहिए, सोशल पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये कहता है समाज में हर व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए, अंतःकरण की व आस्था की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी हर व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने धर्म को आगे बढ़ा सकता है, अपने उसके मन में जो विचार है उन विचारों को वो एक्सप्रेस कर सकता है, उन विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। वो चाहे तो किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को न माने, ठीक है, वो उसके ऊपर है। ये तो सामाजिक दृष्टिकोण है। दूसरी बात क्या बोलते हैं, धार्मिक सहिष्णुता व सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है सभी धर्मों का क्या करना, सम्मान करना, ठीक है, ये उदारवाद का लक्षण है। और सभी धर्मों के प्रति क्या रखता है, समान भाव रखता है, समान भाव, ये उदारवाद का सामाजिक दृष्टिकोण है, सोशल अप्रोच है इसका, ठीक है। नेक्स्ट ये किस पर बल देता है, धार्मिक रूढ़ियों से मुक्ति का समर्थन करता है। यानी जो धर्म में जो परंपराओं का, रूढ़ियों का जो बोलबाला रहा है उसका क्या ही करता है, उसका समर्थन नहीं करता है, ठीक है। रूढ़ियों का क्या करता है, विरोध करता है, रूढ़ियों से मुक्ति की बात करता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। चौथा नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक समानता की बात करता है। यानी ये कहता है कि समाज में सभी व्यक्ति कैसे हैं, सभी समान हैं, ठीक है, कोई असमान नहीं है। तो ये सारी चीजें आप देख लेना, एक बार इंग्लिश वाले देख लें, फ्रीडम ऑफ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिलीजियस एंड टॉलरेंस एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस, सपोर्ट फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस कन्वेंशंस, सोशल इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है, एंड बिलीफ, ये सारी बातें जो है वो सामाजिक दृष्टिकोण के प्रति उदारवाद करता है। उदारवाद का मतलब नकारात्मक उदारवाद। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि जब उदारवाद की बात आए तब आप नकारात्मक उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म, है ना, इन सब चीजों को ध्यान में रखें अपने माइंड में। जब पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात आए या फिर मॉडर्न लिबरलिज्म की बात आए या आधुनिक उदारवाद की बात आए तब वहां पे इससे चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, फिर आप वहां पे देखना। अब देखिए उदारवाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या क्या बातें कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को कहता है कि ओपन मार्केट होना चाहिए, यानी बाजार सबके लिए खुला होना चाहिए, ठीक है। यानी बाजार पे किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समुदाय का नियंत्रण या कब्जा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाजार कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए सभी के लिए। दूसरी बात, यानी ये कहता है कि बाजार पर क्या होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, राज्य के नियंत्रण को नकारता है। कहता है कि बाजार में कैसी प्रतियोगिता होनी चाहिए, पूर्ण रूप से प्रतियोगिता होनी चाहिए, यानी जिसके पास जितना सामर्थ्य है उतना अपना वो मार्केट को बढ़ा सकता है, उतनी ही अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है। इसमें किसी का कोई योगदान या किसी स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। यह मुक्त व्यापार की बात करता है, यानी कि जो बाजार अर्थव्यवस्था में व्यापार होगा, जो ट्रेड होगा वो कैसा होगा, फ्री होगा, ठीक है। इसमें राज्य का कोई, स्टेट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये अहस्तक्षेप की बात करता है। अहस्तक्षेप यानी किससे अहस्तक्षेप, राज्य से, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था में राज्य का किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। राज्य कभी भी इसमें अपना हाथ आगे नहीं लाएगा, ठीक है। राज्य अपना हाथ कैसा रखेगा, अदृश्य रखेगा, ठीक है, अदृश्य रखेगा। फिर ये और उदारवाद और किसका समर्थन करता है, उदारवाद पूंजीवाद का समर्थन करता है। पूंजीवाद का मतलब कि जो उद्योगों का समर्थन, जो बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है उसी को हम पूंजीवादी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर मनुष्य की विवेकशीलता पर क्या देता है, ये बल देता है, ठीक है।
ये कहता है मनुष्य कैसा है, विवेकशील है, मनुष्य ज्ञानी है, ठीक है, मनुष्य के पास तर्क की क्षमता है, मनुष्य के पास क्या है, बुद्धि है। इसीलिए राज्य को यह नहीं बताना चाहिए कि मनुष्य क्या करे और क्या ना करे। क्यों नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्या है, विवेकशील है, ठीक है, उसके पास इतना ज्ञान है और राज्य को ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इनका मानना था कि जब जब राज्य हमें डायरेक्शन देना शुरू करेगा, ठीक है, उदारवादियों का मानना यह था कि जब जब राज्य क्या करेगा, हमें डायरेक्शन देना शुरू करेगा, जब जब राज्य हमें यह बताना शुरू करेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तब तब उदारवादियों का यह मानना है कि राज्य का जैसे जैसे व्यक्ति के कार्यों में, बाजार के कार्यों में, ठीक है, समाज के कार्यों में इंटरफेयर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे व्यक्ति की आजादी, है ना, राज्य की निरंकुशता, व्यक्ति की संप्रभुता क्या होगी, ये सब धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति के मामले में राज्य को कोई भी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक मामले में उदारवाद क्या बोलता है, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है इसका, ये कहता है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, ठीक है। सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, प्रतिनिधियात्मक शासन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात क्या है कि पहली बात तो उदारवाद की जो मूल मान्यता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये कहता है प्रजातंत्र अगर होगा तो तभी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल सकती है, अगर राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, तानाशाही शासन आ जाएगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं पे समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ये जो सबसे बड़े उदारवादी जो हैं वो सबसे बड़े समर्थक व्यक्ति की स्वतंत्रता के हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसीलिए लोकतंत्र और प्रतिनिधियात्मक शासन की ये बात कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी तानाशाही की बात नहीं की, कभी भी इन्होंने जो है अधिनायकवादी शासन की बात नहीं की, कभी भी इन्होंने साम्यवादी शासन की बात नहीं की। अब ये कह रहे हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, ठीक है, सरकार असीमित नहीं होनी चाहिए, असीमित नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सरकार की सीमाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे व्यक्ति की आजादी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, वैसे वैसे व्यक्ति की आजादी कम हो जाएगी। तो ये कभी भी नहीं चाहते कि व्यक्ति की आजादी कम हो, बल्कि ये क्या करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को, व्यक्ति की आजादी को, व्यक्ति की लिबर्टी को ये हमेशा प्रमोट करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो कभी भी ये असीमित सरकार की बात नहीं करेंगे, ये हमेशा सीमित सरकार की बात करेंगे। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, समझ के चलना है, ये प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्चुअल वे में है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, राज्य को क्या बोल रहे हैं, ये एक आवश्यक बुराई बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि राज्य आवश्यक भी है और बुराई भी है, कैसे आवश्यक है और कैसे बुराई है, इस बात को आप समझते हैं। उदारवादी क्या बोलते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, क्या है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। देखिए यहाँ पे दो चीजें समझना है हमें, एक तो आवश्यक, दूसरी बुराई भी है। ये उदारवादी कह रहे हैं कि राज्य आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक भी है, लेकिन ये क्या है, बुराई है। ये तो वही बात हो गई ना कि आप रहो और आप ना भी रहो, क्योंकि आप रहोगे तो आप ये काम करोगे। अब यहाँ पे बात समझो, सबसे पहले समझते हैं कि राज्य आवश्यक क्यों है, ऐसा उदारवादियों का मानना क्या है। ये कहते हैं कि राज्य आवश्यक इसलिए है क्योंकि राज्य क्या करता है, विधि व्यवस्था को बनाए रखता है, विधि व्यवस्था को बनाए रखता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि राज्य क्या करता है, व्यक्ति की संपत्तियों की सुरक्षा करता है, व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करता है।
ये कहते हैं राज्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करता है। व्यक्ति के अधिकारों, उसके जीवन की सुरक्षा करता है। इसलिए तो ये बोल रहे हैं कि राज्य आवश्यक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राज्य बुराई भी है। क्यों बुराई है भाई? देखिए, ये कह रहे हैं राज्य बुराई इसलिए है क्योंकि राज्य क्या करता है? व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि राज्य के कार्य, व्यक्ति के कार्यों में राज्य क्या करता है? हस्तक्षेप करता है, इसलिए राज्य बुराई है। उदारवादियों का मानना है कि राज्य जो है जब जब व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा तब तब व्यक्ति की स्वतंत्रता, तब तब व्यक्ति की लिबर्टी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो उदारवादी कभी भी नहीं चाहते कि राज्य जो है व्यक्ति के मामले में इंटरफेयर करे। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि राज्य जो है बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तो इसलिए भी कह रहे हैं कि राज्य एक बुराई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य आवश्यक है। तो अब उदारवादियों के अनुसार अब राज्य कैसा हो? ठीक है, अब ये भी प्रश्न उठता है कि उदारवादी राज्य को कैसा मानते हैं, क्या होना चाहिए उनके अनुसार राज्य? तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार हम, राज्य कैसा होना चाहिए। उदारवादियों के अनुसार राज्य जो है वो सीमित होना चाहिए। ठीक है, राज्य की सीमाएं होनी चाहिए। सरकार कैसी हो? सीमित हो। अब ये कहते हैं राज्य का कार्य केवल रात्रि प्रहरी तक होना चाहिए, बस रात्रि प्रहरी तक। रात्रि प्रहरी का मतलब होता है नाइट वॉचमैन, नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए। नाइट वॉचमैन का मतलब है दोस्तों कि जैसे रात में जो गार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो वॉचमैन होते हैं, वो क्या करते हैं? वो केवल देखभाल करते हैं कि सारी चीजें सही तरीके से चल रही हैं नहीं चल रही। ठीक है, वैसे ही उदारवादी कहते हैं राज्य कैसा होना चाहिए? नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए। वो देखता रहे राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे कहते हैं राज्य कैसा होना चाहिए? उदारवादी कहते हैं राज्य पुलिस की तरह होना चाहिए, पुलिस राज्य होना चाहिए। पुलिस राज्य यानी नकारात्मक राज्य। आपको, आपने कभी पुलिस को, जैसे पुलिस को देखते हैं आपके मन में एक नकारात्मक भावना आ जाती है कि पुलिस क्या करती है? पुलिस मारती है। ठीक है, ठीक है, पुलिस राज्य का मतलब होता है कि, यहाँ पे समझिए पुलिस राज्य का क्या मतलब होता है। पहले पुलिस राज्य का मतलब है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बस कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, तो उदारवादी जो है वो नकारात्मक राज्य को सपोर्ट करते हैं। उदारवादी कहते हैं कि राज्य का कार्य इतना होना चाहिए कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे। ठीक है, विधि व्यवस्था को बनाए रखे, व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करे। अगर राज्य ये सब कार्य नहीं कर पाता तो राज्य को क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं दूसरी तरफ सरकार सीमित होनी चाहिए, सरकार सीमित होनी चाहिए। सरकार जो है वो कैसा हो? सरकार का स्वरूप उत्तरदायी होना चाहिए जनता के प्रति, उत्तरदायी होंगी। अगर सरकार उत्तरदायी नहीं है तो सरकार को क्या किया जाएगा? सरकार को हटा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी हम जब लॉ को पढ़ेंगे, लॉ के आइडिया को पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छी तरीके से चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य आवश्यक बुराई क्यों? आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करता है, व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करता है, व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करता है, और ये कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि राज्य आवश्यक भी है। राज्य बुराई है इसलिए क्योंकि यह कल्याणकारी कार्य को प्रमोट करता है, बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसीलिए कह रहे हैं कि ये राज्य बुराई भी है।
अब उदारवादी के सामने प्रश्न उठता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, तो राज्य इन्होंने बताया कि राज्य ऐसा ऐसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, सरकारें सीमित होनी चाहिए, राज्य केवल जो है वो नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए, राज्य जो है वो पुलिस की तरह होना चाहिए कि कानून व्यवस्था को बनाए रखे, बाजार अर्थव्यवस्था में कोई इंटरफेयर ना करे। तो चीजें आपको अगर क्लियर हो गई हो तो फिर चलते हैं हम अपने पीपीटी की तरफ, ठीक है। राज्य को इन्होंने क्या बोला था, आवश्यक बुराई बोला, ठीक है। राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक इसलिए है, बुराई इसलिए, ठीक है। वो मैंने आपको पीपीटी में अभी वहां पे स्लाइड्स में लिख के दिखा दिया था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो क्लियर वे में समझ में आ गया होगा, ठीक है, उदारवाद के बारे में, कि उदारवाद की क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या विचारधाराएं इनकी, ठीक है। ये समाज को क्या मानते हैं, कैसा समाज होना चाहिए, कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, कैसा सरकार होना चाहिए, कैसे सरकार का स्वरूप होना चाहिए, कैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, लिबरलिज्म के प्रति सारी चीजें ये अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उदारवाद के बारे में, ठीक है। उदारवाद, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा वही सारी बातें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। उदारवाद मुख्यतः कहाँ से निकला है, यूरोप की दो महान क्रांतियां हुई यूरोप में, ठीक है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है। यूरोप में पुनर्जागरण आया, पुनर्जागरण या रेनेसेंस, इसका मतलब है यूरोप में क्या आया, तर्क का विकास हुआ, यूरोप में अंधकार का युग, अंधकार युग की समाप्ति हुई, ठीक है, और यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ, यूरोप में उद्योगों का विकास हुआ, यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय होता है, ठीक है। इन सब चीजों से क्या होता है, पुनर्जागरण आती है। पुनर्जागरण का मतलब है कि इंसान के अंदर पुनः जागरण, पुनः वो क्या हो जाता है, जाग जाता है, ठीक है। जो अभी अंधकार में सोया हुआ था, जो धर्म के प्रभाव में पड़ा हुआ था मध्य युग में, अब उस धर्म से धीरे धीरे, उस धर्म युग के अंधकार युग से निकल रहा है, अब वो कहाँ जा रहा है, पुनर्जागरण की तरफ जा रहा है। यानी अब यूरोप में धीरे धीरे क्या हो रहा है, तर्क का विकास हो रहा है, अब यूरोप में विज्ञान का विकास हो रहा है, अब यूरोप में धीरे धीरे जो है उद्योगों का विकास हो रहा है, समाचार पत्र पत्रिकाओं का विकास हो रहा है, वहां पे अलग अलग वैज्ञानिक तकनीकें आ रही हैं, ठीक है। जो यूरोप में मध्यकाल में जो चर्च का प्रभाव था, वो चर्च के प्रभाव में धीरे धीरे कमी आ रही है, ठीक है। तो एक बार चर्च से ये पूछा गया, कोई व्यक्ति, न्यूटन पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, तो न्यूटन ने पूछा कि, न्यूटन ने देखा कि पेड़ से क्या हो रहे हैं, पेड़ से फल जो है वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं, ठीक है। ये पेड़ है, यहाँ से फल क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ गिर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन यहाँ पे लेटा हुआ था, उसने सोचा कि ये फल नीचे ही क्यों गिर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात राजा से पूछी, राजा ने पोप तक बात पहुंचाई कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है, ये पूछ रहा है। तो पोप ने कहा सीधी सी बात है भाई, खाने वाले लोग नीचे हैं तो फल नीचे गिरेगा। फिर न्यूटन ने उस पर तर्क किया, नहीं, न्यूटन ने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद बताया कि कोई भी वस्तु अगर वो किसी एक तीव्र गति से अगर फेंकी जाए, या किसी एक सही वे में फेंकी जाए, तो वो नीचे नहीं आएगी कभी भी, ठीक है, वो ऊपर चली जाएगी। और फिर इस बात का उन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे पोप की बातों का खंडन कर दिया। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है लगा, अब धीरे धीरे यहाँ पे तर्क का विकास हो रहा है यूरोप में, अब धीरे धीरे पुनर्जागरण, इसी को पुनर्जागरण कहते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे न्यूटन की बातें लोगों को पता चलने लगी, अब ये बातें समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होने लगी, ये बातें अब धीरे धीरे दूर दराज के लोगों में, इटली में, फ्रांस में, ये सारी बातें धीरे धीरे फैल रही है, जिससे अब पोप की शक्तियों में धीरे धीरे यहाँ पे कमी आ रही है। इसी को बोलते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब है कि इंसान में पुनः चेतना का विकास होना, ठीक है, पुनः चेतना का विकास होना। अभी तक जो पोप की, जो अंधविश्वास में लोग जी रहे थे, अब लोगों के अंदर क्या आ रही थी, पुनः चेतना आ रही। पुनः चेतना आने से धीरे धीरे क्या आता है, उदारवाद आता है, ठीक है। उदारवाद के आने के पीछे क्या कारण है, पुनर्जागरण है और धर्म सुधारवाद है, ठीक है। धर्म सुधारवाद मतलब जो धर्म में सुधार किया गया, जो पोप की निरंकुशता थी, पोप की निरंकुशता के प्रति लोगों ने विद्रोह किया, क्रांतियां हुई, जिससे पोप ने अपनी सत्ता छोड़ी और राजनीतिक सत्ता का उदय होता है धीरे धीरे, ठीक है। हालांकि राजनीतिक सत्ता उस समय विद्यमान थी, लेकिन राजनीति पर जो प्रभाव था वो धर्म का प्रभाव था, ठीक है। आप मैकियावेली देखेंगे, मैकियावेली ने पहली बार क्या किया, उसने धर्म और राजनीति को अलग कर दिया, ठीक है। तो जब मैकियावेली पढ़ेंगे तो हम वहां पे चीजों को देखेंगे। अब देखिए, एक विचारधारा और जीवन पद्धति के रूप में उदारवाद ने एक नवोदित व्यापारी वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया। बाद में यही
वर्ग क्या बन गया, पूंजीपति वर्ग। कहने का मतलब है एक विचारधारा के रूप में, ठीक है, एक जीवन पद्धति के रूप में उदारवाद ने क्या किया, एक नए वर्ग को, नए वर्ग कौन से वर्ग, एक व्यापारी वर्ग, ठीक है। यानी उदारवाद ने क्या किया, एक विचारधारा के रूप में, एक जीवन पद्धति के रूप में उदारवाद ने एक नए व्यापारी वर्ग के क्या किया, एक नए व्यापारी वर्ग के आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को क्या किया, इसने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इनकी आकांक्षाओं को इसने पूरा करने की कोशिश की और बाद में यही व्यापारी वर्ग क्या बन गए, पूंजीपति बन गए, ठीक है। यही व्यापारी वर्ग आगे चल के क्या बन जाते हैं, कैपिटलिस्ट बन जाते हैं और धीरे धीरे यहीं से कैपिटलिज्म और वाणिज्यवाद, ठीक है, इन सब चीजों का उदय होता है और उदारवादी विचारधारा आज 21वीं सदी में जो हम देखते हैं ये इसी का स्टार्टिंग फॉर्म था। अब इस उदारवाद के जो राइज हैं इसके क्या क्या कारण है, उदारवाद के आने के क्या क्या कारण है, ठीक है। द फॉलोइंग रीजंस आर कंसिडर्ड फॉर इट्स राइज, क्या क्या इसके रीजंस हैं बताइए। देखिए उदारवाद के आने के पीछे बहुत सारे रीजंस थे, जैसे एक तो हमने ऊपर पढ़ लिया पुनर्जागरण जो यूरोप में, फिर धर्म सुधार आंदोलन आया, फिर वाणिज्यिक क्रांति हुई। वाणिज्यिक क्रांति का मतलब कि व्यापार हुआ धीरे धीरे, ठीक है। व्यापार यहाँ मुद्रा में नहीं बल्कि सामानों का अदला बदली होता था। फिर धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई, यानी यहाँ पे यूरोप में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बहुत सारी कंपनियां अब पूरे विश्व में जाती हैं और अपने उद्योगों का विकास करने लगती हैं। धीरे धीरे यहाँ पे उद्योग विज्ञान सब धीरे धीरे, फिर आगे चल के संचार साधनों का विकास हो जाता है। फिर नेक्स्ट चल के यूरोपीय समाज में फिर क्या होता है, मेन चीज मध्यम वर्ग का उदय है, ठीक है। मिडिल क्लास यहाँ पे आती है, मिडिल क्लास ने बहुत बड़ा रोल निभाया था उदारवाद के उदय में, ठीक है। देखिए यद्यपि उदारवाद शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ होता है, तथापि एक विचारधारा के रूप में उदारवाद का आरंभ कब होता है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में हो गया था ये, ठीक है, जब सामंतीवादी व्यवस्था दम तोड़ रही थी और नई राजनीतिक व्यवस्था पनप रही थी। यानी कहने का मतलब है कि अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि उदारवाद का उदय कब होता है, ठीक है, तो उदारवाद का जो उदय होता है, जो आरंभ होता है, जो स्टार्टिंग है वो 16वीं शताब्दी से हो जाती है, ठीक है। 16वीं और 17वीं शताब्दी से हो जाती है। जैसे ही लॉक के विचार आते हैं, जैसे ही हॉब्स के विचार आते हैं, ठीक है, हॉब्स के विचारों से ही उदारवाद का उदय माना जाता है। पर उदारवाद के पिता जो है वो लॉक को माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक तर्क यह है कि हॉब्स ने क्या किया, हॉब्स ने सर्वसत्तावाद को बढ़ावा दे दिया, ठीक है, सर्वसत्तावाद को बढ़ा दिया। इसीलिए जो है हॉब्स को उदारवाद का पिता नहीं कहा जाता है, ठीक है। हॉब्स ने राज्य की शक्ति को निरंकुश कर दिया, ठीक है, उसने लेवियाथन की शक्ति को बढ़ा दिया। जबकि लॉक ने क्या कहा, लॉक ने कहा राज्य की शक्ति कैसी होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, ठीक है, सरकार सीमित होनी चाहिए, सरकार निरंकुश नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है, हॉब्स को नहीं। जबकि लॉक से पहले हॉब्स ने व्यक्ति के जीवन और संरक्षण के लिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इसकी वास्तविक शुरुआत जो है 16वीं शताब्दी से हो जाती है। कब होती है, जब इस सामंतवादी व्यवस्था का यूरोप में अंत हो रहा था और धीरे धीरे पोप की निरंकुशता, सामंतवादी व्यवस्था और ये सारी चीजें क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी और दूसरी तरफ राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव बढ़ रहा था। तो यहां से उदारवाद का उदय होता है। निरंकुश राज्यों के निर्माण ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया जिनमें राजाओं की सत्ता क्या थी, सर्वोच्च थी, ठीक है। अब धीरे धीरे यहीं से क्या होता है, यहीं से 16वीं 17वीं शताब्दी से राष्ट्र राज्य की अवधारणा आती है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा। वैसे तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा की अगर बात करें तो वो आती है 1648 से 1648 से वेस्टफेलिया की संधि होती है, ठीक है, वेस्टफेलिया की संधि होती है जिससे राष्ट्र राज्य की अवधारणा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जब हम राष्ट्र राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे वेस्टफेलिया संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो वेस्टफेलिया की लड़ाई थी कितने सालों तक चली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके अंदर, तो वो चीजें हम वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक है उदारवाद को लेकर के। कहने का मतलब है कि 16वीं 17वीं शताब्दी से क्या होता है, यहां से उदारवाद का एक नया पुनर्जन्म होता है, उदारवाद की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उदारवाद का आरंभ विशेषाधिकारों पर आधारित मध्य युग की राजशाही, ठीक है, सामंतशाही व्यवस्था के विरोध में और आलोचना के रूप में हुआ।
एक ऐसा विरोध जो जीवन के सभी क्षेत्रों में क्या था, व्याप्त था। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन आएगा उदारवाद का आरंभ कैसे होता है। तो उदारवाद का आरंभ जो होता है वो विशेषाधिकारों को लेकर था। यानी कि समाज में क्या थे, विशेषाधिकार बने हुए थे। इसे विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए उदारवाद आता है। ठीक है। मध्य युग में राजशाही शासन बनी हुई थी, राजाओं की निरंकुशता बनी हुई थी और सामंतवादी व्यवस्था बनी हुई थी। इसी सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ, इसी मध्य युग की राजशाही के खिलाफ क्या हुआ, उदारवाद ने विद्रोह किया, लोगों ने विद्रोह किया और जिससे धीरे धीरे क्या होता है, उदारवाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है। विरोध का क्या मुख्य नारा था, स्वतंत्रता अर्थात निरंकुश और बल प्रयोग करने वाली सत्ता से स्वतंत्रता और व्यक्ति के लिए अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार विकास करने के लिए स्वतंत्रता। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, उदारवाद का मुख्य लक्षण क्या है, स्वतंत्रता। ठीक है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। जब जब विशेषाधिकार होंगे तो वहां पे आपकी स्वतंत्रता में कमी होगी, सीधी सी बात है। ठीक है। जहां जहां विशेषाधिकार होंगे वहां पे व्यक्ति की आजादी में कमी आएगी, क्योंकि फिर यहाँ पे व्यक्ति को समान नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को 10 वोट का अधिकार मिल जाएगा, दूसरी तरफ वहीं एक व्यक्ति को एक भी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। तो एक व्यक्ति को कहने का मतलब है राजनीति में भाग लेने का मौका है, दूसरे व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने का मौका नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है, दूसरे व्यक्ति के पास स्वतंत्रता नहीं है। तो कहीं ना कहीं विशेषाधिकार क्या करता है, स्वतंत्रता का हनन करता है। और इसी स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए उदारवाद ने क्या किया, एक आंदोलन किया मध्य युग की राजशाही के विरुद्ध, सामंतशाही व्यवस्था के विरुद्ध में। ठीक है। और इस विरोध में जो नारा लगाया गया था उदारवाद के प्रति, उदारवाद ने जो नारा लगाया था वो क्या लगाया था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता किससे चाहिए, निरंकुश सत्ता से चाहिए। ठीक है। जो राजशाही है, जो पोप शाही थी, जो पोप की निरंकुशता थी, उससे, जो राजा की निरंकुशता थी, उससे हमें स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है। और जो बल प्रयोग करने वाली सत्ता है उससे हमें स्वतंत्रता चाहिए। ऐसे उदारवाद का नारा था। ठीक है। और व्यक्ति के लिए अपनी बुद्धि के, ये कहता है फिर उदारवाद आगे चल कहता है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति की अपनी बुद्धि होती है, व्यक्ति विवेकशील है। इसमें राज्य को, इसमें पोप को, इसमें राजा को यह बताने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति क्या करे, कैसा अपना विकास करे, कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे ना पढ़े। अगर अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपके लिए एक डायरेक्शन बना दूं कि आपको डेली 10 घंटे पढ़ना चाहिए, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है। आप ये कहेंगे कि आप कौन होते हो हमें ये डिसाइड करने वाले, मुझे कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं भाई, हम स्वतंत्र हैं। ठीक है। हम अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं कितना। अगर मैं, मान लीजिए मैं राज्य हूं और मैं आपके लिए डिसाइड कर दूं कि आपको स्कूल जाना है नहीं जाना, आपको कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है, आपको केवल 10वीं क्लास तक पढ़ना है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्वतंत्रता में, आपकी आजादी में मैं क्या कर रहा हूं, हर बात को लेकर के इंटरफेयर कर रहा हूं। तो उदारवाद का यही उद्देश्य था कि जो राज्य है, जो राजा है, जो निरंकुशता है, जो पोप है, ठीक है, यह व्यक्ति के मामलों में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर ना करे। क्यों ना करे, क्योंकि व्यक्ति विवेकशील है। ठीक है। व्यक्ति की अपनी तर्क क्षमता होती है, व्यक्ति विवेकशील होता है और व्यक्ति को यह बताने की जरूरत नहीं है, न राजा को, न राज्य को, न ही पोप को, कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, वो स्वतंत्रता उसे मिल जाएगी, वो अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है। राजा को, इसमें राज्य को बताने की जरूरत कुछ भी नहीं है। अब देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति और निरंकुश राजसत्ता को चुनौती देने के लिए उदारवाद ने जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग की। चाहे वो आर्थिक स्वतंत्रता हो, चाहे वो राजनीतिक स्वतंत्रता हो, चाहे वो बौद्धिक स्वतंत्रता हो, चाहे वो सामाजिक स्वतंत्रता हो, किसी भी क्षेत्र, जीवन के सभी क्षेत्र जो व्यक्ति से जुड़े हुए थे, उन सारे क्षेत्रों में उसने क्या किया, उदारवाद ने स्वतंत्रता की, लिबर्टी की डिमांड कर दी। ठीक है। जैसे कि बौद्धिक स्वतंत्रता चाहिए, सामाजिक स्वतंत्रता चाहिए, धार्मिक चाहिए, सांस्कृतिक चाहिए, कल्चरल चाहिए, पॉलिटिकल चाहिए, इकोनॉमिक फील्ड में चाहिए, यानी कि हर फील्ड में इन्होंने क्या बोल दिया, हमें स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है। देखिए, उदारवाद की प्रमुख समस्या शक्ति और राज्य के संबंधों पर पुनर्विचार की थी। ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो उदारवाद की मुख्य समस्या थी, जो उदारवाद ने जो अपनी समस्या उठाया कि व्यक्ति और राज्य के जो संबंध कैसे होने चाहिए, ठीक है, इस पर लेकर इन्होंने, उदारवाद का मुख्य विषय रहा है। इन्होंने बताया कि राज्य के कार्य अलग होने चाहिए और व्यक्ति के कार्य अलग होने चाहिए। व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कुछ भी करे, और राज्य का कार्य इतना होना चाहिए कि कानून व्यवस्था को बनाए रखे। ठीक है। व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करे, व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करे, और राज्य जो है वो नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए। बस इतना ही होना चाहिए राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध।
और राज्य को, व्यक्ति चाहे अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे, चाहे वो व्यापार को बढ़ाए, चाहे वो स्कूल जाए ना जाए, इससे राज्य को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही व्यक्ति और राज्य के संबंध पर पुनर्विचार था। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट करके ये बताएं कि आपने जो अभी तक पेड कोर्स लिया था, क्या वो पेड कोर्स के जैसा ही मेरा फ्री कोर्स है या नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पेड कोर्स से अच्छा ही होना चाहिए मेरा कोर्स। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत मेहनत की है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इससे भी अच्छा मैं कंटेंट जोड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उदारवाद की क्या क्या परिभाषाएं हैं। उदारवाद, ठीक है, 35 मिनट्स का ये वीडियो हो चुका है मेरा, और थोड़ा सा वीडियो को भी 10 मिनट और बढ़ाएंगे उदारवाद की परिभाषा को देख करके। फिर अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अगले दिन, वो पढ़ेंगे उदारवाद के बारे में, क्लासिकल उदारवाद की क्या क्या मान्यताएं हैं। फिर वहीं से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। लॉक्स, हॉब्स, रूसो, ये सब कैसे कैसे क्या क्या बोलते हैं, जो इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, सॉरी, रूसो तो उदारवादी नहीं, रूसो समुदायवादी विचारक है। ठीक है, देखते हैं फिर उदारवाद की क्या क्या परिभाषाएं हैं। आप लोग कहते हैं कि सर कुछ कोटेशंस लिखवा दीजिए, कुछ ये कर दीजिए, है ना, जो एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में कोटेशंस बहुत पूछता है ना, तो मैं उस कोटेशंस के लिए ले आया हूँ। लॉस्की के अनुसार उदारवाद की परिभाषा देना सरल काम नहीं है। ठीक है, क्यों कर सरल काम नहीं है? क्योंकि यह कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, अपितु यह दिमाग में रहने वाली एक आदत है। लास्की ने कहा कि हम उदारवाद की एक शब्दों में परिभाषा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यह जो है वो सिद्धांत नहीं है कि ये सिद्धांत बना दिया गया तो उदारवाद इसी के अनुसार कार्य करेगा, नहीं, बल्कि यह क्या है, दिमाग में, व्यक्ति के अंदर दिमाग में जो भी चीजें चलती रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, जो भी उसको अच्छी लगेगी, जो व्यक्ति के दिमाग में स्वतंत्रता को बढ़ाने वाली बात होगी, वही उदारवाद की एक आदत बन जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक आदत है, ये आदत, जैसे कि हमारी आदत क्या होती है, कभी आदत हमारी ठीक होती है, कभी हम दूसरी आदत को सीख जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब उदारवाद कभी भी एक फ्रेम में हम नहीं रख सकते उसको। ठीक है, एक सिद्धांत में उसको नहीं बांध सकते। तो ऐसी परिभाषा किसने दी? लॉस्की ने दी। ठीक है, फिर हैकर हैं। हैकर कह रहे हैं राजनीति की शब्दावली में उदारवाद एक ऐसी सामान्य धारणा बन चुका है कि इसकी सटीक परिभाषा देने वाला तो कोई बहादुर व्यक्ति होगा। यह व्यक्ति के प्रति क्या है, एक दृष्टिकोण है। व्यक्ति, राज्य और राज्य तथा व्यक्ति के संबंधों के बारे में क्या है, उदारवाद एक विचार है। ठीक है, तो हैकर भी यही लगभग बोल रहे हैं कि इसकी परिभाषा देना, बिल्कुल जो परिभाषा इसका दे सकता है वो एक बहादुर व्यक्ति होगा, और यह एक दृष्टिकोण है जो राज्य और व्यक्तियों के संबंधों के लेकर के बात करता है। ठीक है, फिर सार्टोरी देते हैं। सार्टोरी के अनुसार मोटे तौर पर उदारवाद व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा, सांविधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार है। ठीक है, ये मतलब उदारवाद सार्टोरी कह रहे हैं कि, अब आपके सामने क्वेश्चन है कि ये बताओ डेमोक्रेटिक थियरी किसकी बुक है? डेमोक्रेटिक थियरी, नेट में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, डेमोक्रेटिक थियरी किसकी बुक है, तो आप बताएं प्लीज इसको। ठीक है, तो सार्टोरी कह रहे हैं कि उदारवाद जो है क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग करता है, न्यायिक सुरक्षा की मांग करता है, और संवैधानिक राज्य और सीमित सरकार की बात करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सार्टोरी ने इसकी परिभाषा दे दी है। और हम अब उदारवाद को जो पढ़ेंगे, उदारवाद के बारे की कुछ विशेषता अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखते हैं विशेषता को पढ़ के, फिर हम यहाँ पे खत्म करते हैं इसको। ठीक है, देखिए हैलोवेल एक थिंकर हैं, इनके अनुसार उदारवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब बात यहाँ रखना ध्यान में कि उदारवाद जब मैं बोल रहा हूँ तो ये नकारात्मक उदारवाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सकारात्मक उदारवाद की जब बात आएगी तो वहां पे मॉडर्न लिबरलिज्म आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव या क्लासिकल लिबरलिज्म की बात हम कर रहे हैं। हैलोवेल कहते हैं कि संपूर्ण मानवीय व्यक्तित्व तथा व्यक्तियों की आत्मिक समानता में क्या करता है, यह विश्वास करता है। यह उदारवाद कहता है कि सभी व्यक्ति क्या है, नैतिक रूप में समान है, सभी व्यक्ति क्या है, मानवीय रूप में समान है। तो ऐसी मान्यताएं किसकी हैं, उदारवाद की है। ठीक है, फिर यह क्या कहता है उदारवाद, व्यक्तिगत इच्छा की स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं उस इच्छा को वह स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। ठीक है, ऐसी उदारवाद की मान्यता है। व्यक्ति के विवेक और अच्छाई में क्या करता है उदारवाद, विश्वास करता है। उदारवाद कहता है कि व्यक्ति क्या है, विवेकशील है ना, व्यक्ति में अच्छाइयां होती हैं, व्यक्ति विवेकशील है, और व्यक्ति विवेकशील होने के नाते ठीक है, राज्य को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति के मामले में क्या करे, इंटरफेयर करे, कि व्यक्ति को यह बताए कि
तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हारे लिए क्या बुरा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या है, कैसा है, विवेकशील है। फिर मानवीय व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति के ऐसे अधिकारों में विश्वास करता है ये जिसे छीना नहीं जा सकता। ठीक है, ये कहता है कि व्यक्ति के अधिकारों में यह विश्वास करता है, ऐसे अधिकार जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, जो लॉक ने बोला कि यह ऐसे अधिकारों में विश्वास करता है जिसको राज्य या समाज या कोई भी व्यक्ति कभी भी उससे छीन नहीं सकता। तो ये सारी क्या है, उदारवाद की विशेषताएं हैं, उदारवाद की मान्यताएं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस तथ्य में विश्वास की राज्य की उत्पत्ति आपसी सहमति द्वारा अधिकारों की सुरक्षा के लिए हुई है। उदारवादियों का मानना है, या हेलोवेल का मानना है, हेलोवेल का विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई है। राज्य की उत्पत्ति एक तो सहमति के द्वारा हुई है, व्यक्तियों की सहमति से। ठीक है, ऐसा समझौतावादी विचारक मानते हैं। ठीक है, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई है, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, लॉक कहता है अगर राज्य या सरकार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाता तो राज्य और सरकार को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप। तो जो व्यक्तिवाद का, जो उदारवाद का उद्देश्य है कि वह इस बात में विश्वास करता है कि राज्य की उत्पत्ति इसीलिए हुई है कि वह व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा कर सके, और राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों के सहमति से हुई है। ठीक है, यानी कि इनका मानना है कि राज्य क्या है, राज्य व्यक्तियों ने बनाया है। सीधी सी बात अगर एक शब्दों में कहे तो राज्य कैसा है, साधन है। राज्य एक यांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, राज्य क्या है, राज्य यांत्रिक है। उदारवाद के अनुसार राज्य क्या है, यांत्रिक है। ठीक है, राज्य क्या है, साधन है। लोकतंत्र क्या है, साधन है। राज्य और लोकतंत्र साधन है, व्यक्ति क्या है, साध्य है। ये उदारवाद की मान्यता है, यानी उदारवाद ने व्यक्ति को आगे रखा। ठीक है, व्यक्ति को प्रथम स्थान दिया, ना कि राज्य को। उदारवाद कहते हैं व्यक्ति ने ही तो राज्य को बनाया है, समझौता करके आम सहमति से तो राज्य का निर्माण किया है। किस लिए किया, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया। सीधी सी बात है भाई। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब इससे भी आसान भाषा में आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोगों ने मास्टर कर रखा होगा, या फिर अभी बहुत सारे बच्चे जो इग्नू के होंगे वो भी हो सकता है क्लास को देखे, एनसीबीएफ, डीयू, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, हो सकता है वो भी इस वीडियो को देखें। उनके लिए भी मैंने इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया है कि नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से जो भी स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो भी कॉलेज के एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना कुछ भी दे रहे हैं योगदान, तो उनके लिए ये आसान हो सके। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति और राज्य का संबंध समझौता पर आधारित है। ठीक है, यानी कि व्यक्तियों ने एक समझौता करके राज्य को बनाया है। ठीक है, ना कि राज्य पहले से विद्यमान था। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि जो राज्य है वो क्या है, व्यक्तियों के लिए साधन है ये, बस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह विश्वास की सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति विशेष, यहां पे देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं ना पीपीटी में थोड़ी सी ये भी गड़बड़ी है, इसको सही करके दूंगा मैं आपको। यह विश्वास की सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति विशेष के आदेशों के बजाय कानून द्वारा बेहतर सुरक्षित हो सकती है, तथा कानून व्यक्तिगत इच्छा और बुद्धि का परिणाम है। आदेश केवल कानून के माध्यम से कानून के माध्यम से ही दिए जा सकते हैं। कानून की सरकार एक उदारवादी विचार था। ठीक है, यानी कि उदारवादियों का विश्वास क्या है कि अगर सामाजिक व्यवस्था को चलाना है, ठीक है, तो हमें किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों को नहीं मानना चाहिए। ठीक है, हमें राजा के विचारों को नहीं मानना चाहिए। हो सकता है राजा का विचार कैसा हो, निरंकुश हो। हमें व्यक्ति विशेष के आदेशों के बजाय किसको मानना चाहिए, हमें कानून को मानना चाहिए। ठीक है, कानून के शासन को मानना चाहिए, विधि के शासन को मानना चाहिए, क्योंकि विधि का शासन क्या है, ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, क्योंकि विधि जो बनती है वो व्यक्ति बनाता है। ठीक है, व्यक्तियों की इच्छाओं के परिणाम स्वरूप निकलता है, और ये बुद्धि से निकलता है, व्यक्ति के विवेक से निकलता है कानून। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कानून पर बल दिया कि शासन होना चाहिए तो कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि किसी निरंकुशता के अनुसार, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार शासन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा उदारवाद बोलता है यहाँ पे। कोई ऐसा सिस्टम मुझे नहीं पता चला अभी तक ये कि मैं एक बार में इसको सारा ये एरेज कर दूं जो मैं लिखता हूँ। इसके लिए मुझे बार बार एरेज करना पड़ता है, एरेजर बढ़ा नहीं पाता मुझसे इसमें। चलिए ये तो बात की बात है। ठीक है,
अभी उदारवादी कहते हैं कि सरकार वही अच्छी है जो कम से कम क्या करे, काम करे। काम करने का मतलब कम से कम हस्तक्षेप करे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब मैं आपको बार बार बता दूं, शब्दों का खेल है सारा इसमें, पॉलिटिकल साइंस में। नेट के एग्जाम में आप बैठते हैं, जब तक आपको आपकी शब्दों पर पकड़ नहीं होगी, आप एग्जाम को पास करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कि राज्य क्या करे, कम से कम काम करे। कम से कम काम करने का मतलब राज्य कैसा हो, सीमित हो। राज्य कैसा हो, नाइट वॉचमैन की तरह हो, ठीक है। राज्य कैसा हो, पुलिस राज्य की तरह हो। राज्य कैसा हो, रात्रि प्रहरी राज्य हो, ठीक है। ये मतलब है, राज्य कल्याणकारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा उदारवादियों का मानना है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में किसकी बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की। राज्य सत्ता से स्वतंत्रता चाहिए इनको, निजी विवेक द्वारा कार्य करने की स्वतंत्रता इनको चाहिए, ठीक है। उदारवाद की एक मान्यता है कि हमें व्यक्ति के जितने भी क्षेत्र हैं, व्यक्ति के जीवन से जितने भी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उन सब में क्या चाहिए, हमें व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता कैसी चाहिए, निरंकुश सत्ता से चाहिए, राज सत्ता से चाहिए, ठीक है। क्योंकि राज सत्ता को ये पसंद नहीं करते, ये लोकतंत्र को पसंद करते हैं ज्यादातर, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ये ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं राज सत्ता में हो सकता है कि राजा की तानाशाही आ जाए, वहां पे कानून का शासन नहीं होता, बल्कि वहां पे व्यक्ति का शासन होता है, ठीक है। ये स्वतंत्रता को प्रमोट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि निजी विवेक द्वारा, यानी व्यक्ति का जो निजी मामला है, जो व्यक्ति का पर्सनल मामला है, जो व्यक्ति अपने निजी विवेक से कार्य कर सके, ठीक है, निजी विवेक से कार्य कर सके, यानी व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है उसके अनुसार वो कार्य कर सके। अगर उसके मन में विचार आ रहा है कि उसे व्यापार करना है, ठीक है, उसे पीएचडी करनी है, ठीक है, उसे नेट क्लियर करना है, तो इसमें राज्य सरकार ये ना बताए कि तुम्हारे लिए नेट नहीं अच्छा है, ठीक है, तुम्हारे लिए नेट बेकार है, तुम्हारे लिए पीएचडी बेकार है, तो राज्य को यह अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे उदारवाद की मान्यता है। उदारवाद कहता है कि व्यक्ति हर मामले में क्या होना चाहिए, हर मामले में क्या हो, स्वतंत्र हो, हर मामले में स्वतंत्र हो, उसके पास प्रॉपर इक्वलिटी होनी चाहिए, सॉरी, उसके पास प्रॉपर लिबर्टी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति के पास लिबर्टी नहीं होगी तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, ऐसा उदारवाद का मानना है, ठीक है। फास्ट मोड में देखते हैं। चलिए अब हम कल देखेंगे कि जो शास्त्रीय उदारवाद है, ठीक है, शास्त्रीय उदारवाद क्या है, शास्त्रीय उदारवाद की क्या क्या मान्यताएं हैं। ऊपर तो हमने पढ़ लिया था, अब ये कहाँ कहाँ से निकला, हॉब्स के विचारों से कैसे निकला, ठीक है। उसके बाद हम इसमें शास्त्रीय उदारवाद में कुछ थिंकर्स हैं जैसे हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इनको देखेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर के क्या विचार हैं, इनकी कुछ बुक्स मिलेंगी आपको। फिर कुछ लॉक के विचारों को हम देख लेंगे। फिर हालांकि जब हम लॉक पढ़ेंगे तो लॉक के, जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ेंगे तो लॉक को वहाँ पे प्रॉपर उदारवाद के बारे में ही पढ़ेंगे। और फिर एडम स्मिथ कुछ अर्थशास्त्री होंगे, यहाँ पे कुछ अर्थशास्त्रियों के अकॉर्डिंग डेविड रिकॉर्डो हैं, डेविड रिकॉर्डो के बाद थॉमस माल्थस हैं, ठीक है। शास्त्रीय उदारवाद का फिर राज्य के ऊपर क्या विचार है, फिर शास्त्रीय उदारवादियों ने शास्त्रीय उदारवाद और उपयोगितावाद का क्या संबंध है, फिर इसके बाद कॉमन जनरलाइजेशन इसका पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम फिर शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर सकारात्मक उदारवाद या पॉजिटिव लिबरलिज्म पढ़ेंगे, दूसरा वाला पॉजिटिव लिबरलिज्म मैं आपको बता दूं, ये वाला अभी 2 वीडियो में हमारा यही चलेगा, ठीक है। आज फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो में शायद यही चले, या फिर हो सकता है 3 वीडियो में बने, क्योंकि अच्छे से समझा रहा हूं तो वीडियो लंबी हो रही है, तो आप प्लीज वीडियो को देखिए। जब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जस्ट इसका अपोजिट, दूसरा आधुनिक या मॉडर्न पॉजिटिव लिबरलिज्म, फिर हम कंटेम्प्रेरी में आ जाएंगे। कंटेम्प्रेरी में 3 चीजों को डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी चीजें आगे बढ़ेंगी। आप प्लीज वीडियो अगर बड़ी हो रही है तो आपके लिए वीडियो बड़ी हो रही है, क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी पेड कोर्स लें, फालतू में आपका पैसा वेस्ट हो। आप हो सकता है आपकी इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं हो, बहुत लोग पेड कोर्स ले लेते हैं और बाद में उनको ये महसूस होता है कि पेड कोर्स मेरे लिए उतना अच्छा नहीं साबित हुआ। तो ठीक है, आप लोग अगर आपका मन है तो आप पेड कोर्स खरीद सकते हैं, जिस कोचिंग से आप लीजिए, वो मेरा इश्यू नहीं है। लेकिन मेरा क्या कोशिश है, मैं ये चाहता हूं कि आपको पेड कोर्स से अच्छा मैं प्रोवाइड कराऊं, ठीक है, पेड से अच्छा, ध्यान रखना, ठीक है, पेड कोर्स से अच्छी चीजों को समझा सकूं, ठीक है। हाँ, मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं सर्व ज्ञानी हूं, क्योंकि ठीक है, मेरे अंदर अल्प ज्ञान है, ठीक है, मेरे अंदर अल्प ज्ञान है, मेरे अंदर थोड़ा सा ज्ञान है, पर जितना भी मेरे अंदर ज्ञान है, मैं उन ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ चीजें आप जरूर सीखते होंगे। और आप कुछ सीख करके अगर आपका नेट मेरे पढ़ाने से क्लियर हो जाता है, आप जेआरएफ कर लेते हैं, तो बहुत बढ़िया बात होगी, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।